अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स। हमारे सामने एक सवाल है और ये आईकेप के पास पेपर्स का सवाल है। और इस सवाल में जो है वो स्टूडेंट्स को कुछ मसले आ रहे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप इसका वीडियो लेक्चर बना दें, इसको डिस्कस कर दें। ये सवाल स्प्रिंग 2010 का क्वेश्चन नंबर 2 है जो आईकेप के पास्ट पेपर्स में आया था। अच्छा, इस सवाल से पहले मैं एज्यूम करता हूँ कि आपके पास फाइनेंशियल मैथ्स की बहुत अच्छी नॉलेज है और आप पिछली चीज़ें जितनी भी फाइनेंशियल मैथ्स की हैं उस पर अच्छी ग्रिप रखते हैं। आप लोगों को चीज़ें मालूम है, ठीक है। बेसिक वीडियो लेक्चर्स देख चुके हो, क्लासेस में जो बातें हुई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बातें हुई हैं, वो सारी दिमाग में हैं। सवाल पढ़ता हूँ मैं। सवाल कहते हैं, नौशेरवान बिल्डर्स हैव लॉन्च्ड एन अपार्टमेंट प्रोजेक्ट। प्राइस ऑफ ईच अपार्टमेंट इज़ ₹1,628,000. The buyer has to pay 200,000 at the time of booking. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट। And ₹34,000 per month, 34,000 per month for 3.5 years to the builder. यानी कि एक अपार्टमेंट है और उस अपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो है 1,628,000। और फिर सवाल ये कहता है कि बायर जो है ना वो 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट पे करेगा और बाकी जो है ना 34,000 रुपीज़ की माहाना किस्तें भरेगा और ऐसा वो 3.5 साल तक करेगा। तो 3.5 × 12 जितने भी महीने में मल्टीप्लाइड बाई एक महीने की किस्त जो 34,000 है प्लस 2 लाख जो डाउन पेमेंट है। Possession will be given to buyer in 6 months after the payment of last installment. अब ये एक नई बात है जो जनरली सवालों में नहीं होती, और ये क्या है? If the amount of interest included in the price payable to the buyer is ₹628,000, using logarithm determine the annual rate of interest compounded monthly. अच्छा जनाब, हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस हैं उसमें एक चीज़ सीखी है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा कोई चीज़ किस्तों पर ले रहा है तो एक चीज़ कैश प्राइस होगी, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। डाउन पेमेंट क्या चीज़ होगी, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। डाउन पेमेंट में से हम कैश प्राइस में से हम डाउन पेमेंट माइनस करेंगे तो क्या आता था? लोन की अमाउंट। और लोन की अमाउंट किसके बराबर होती थी? ये भी हमने पढ़ा था। ये बराबर होती थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के। ये सारी चीज़ें क्लास में कहीं ना कहीं डिस्कस हुई हैं, इसके वीडियो लेक्चर्स भी हैं। फिर भी अगर मसला हो तो आप बताइएगा, मैं वीडियो लेक्चर्स बना दूंगा। लेकिन हमने ये डिस्कस किया था कि लोन की अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स, और हम इसको लिख देते थे P इज़ इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + I पावर -n अपॉन I, ठीक है। जिसमें P जो है वो लोन की अमाउंट है क्योंकि ईयर 0 की वैल्यू है, और लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। रीपेमेंट एनवीटी में, एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू जो है वो लोन की अमाउंट है। ये डिस्कस हुआ है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ इसकी नॉलेज आप लोगों के पास है। एक और बात याद रखो कि ये जो लोन की अमाउंट होती थी जो मैं आर 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 पे कर रहा होता था, इसको भी डिस्कस किया था कि इसमें इंटरेस्ट शामिल होता है। कुछ इंटरेस्ट पे करते हो, कुछ प्रिंसिपल पे करते हो। नहीं मिले वीडियो लेक्चर्स में, व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे पूछो, मैं दोबारा से कोई वीडियो लेक्चर इस तरह के बना दूंगा। इसी तरह से इस आर में भी इंटरेस्ट भी होता था, प्रिंसिपल भी होता था। लेकिन ये जो लोन की अमाउंट होती थी इसमें इंटरेस्ट नहीं होता था, सिर्फ प्रिंसिपल होता था। इसीलिए एक और जो हम जिस तरह से एक गाड़ी वाला सवाल है मेरी प्रैक्टिस मैनुअल में, ये भी प्रैक्टिस मैनुअल का ही सवाल है। तो आप क्या करते थे? आर मल्टीप्लाइड बाई एन, जितनी बार आर पे किया मल्टीप्लाइड बाई लोन की अमाउंट, तो इससे आपको पता चल जाता था कि इंटरेस्ट कितना है। क्योंकि इसमें इंटरेस्ट प्रिंसिपल दोनों होता था, इसमें प्रिंसिपल होता था, तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल दोनों में से प्रिंसिपल माइनस कर देते थे तो इंटरेस्ट आ जाता था। ये सवाल भी ऐसा ही है, बस एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि ये जो हमें प्राइस बताई हुई है, अमूमन आमतौर पर कैश प्राइस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन वो बोलता है कि इस कैश प्राइस में इंटरेस्ट है। कैसे पता? लिख दिया, इफ़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड in the price payable to the builder is 628,000। तो हमारा डायग्राम तो कुछ ऐसा ही बनेगा कि ईयर 0 पर कैश प्राइस है, फिर ईयर 1 है, फिर ईयर 2 है, फिर ईयर नंबर 3 है, और फिर ईयर नंबर 4 है। लेकिन यहाँ तक किस्तें ख़त्म हो रही हैं। 34,000 की किस्त है, यानी कि आर मेरा 34,000 हो गया,
ठीक है ना। 2 लाख की डाउन पेमेंट है और 1628,000 में इंटरेस्ट शामिल किया हुआ है, हालांकि होना नहीं चाहिए। कैश प्राइस में कभी भी इंटरेस्ट शामिल नहीं होता था, डाउन पेमेंट में नहीं होता था, लोन के अमाउंट में नहीं होता था। तो पहले तो वो कैश प्राइस ढूंढ लो जो इंटरेस्ट के बगैर वाली होगी, यानी कि 1628,000 में से 628,000 माइनस कर दो, 1 मिलियन बच जाता है। फिर उसमें से डाउन पेमेंट माइनस कर दो, डाउन पेमेंट है 2 लाख की, तो लोन कितना बच जाता है? 8 लाख, बिकॉज लोन की अमाउंट में इंटरेस्ट नहीं होता था शामिल। हाँ, इनमें इंटरेस्ट शामिल होगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर तुम 2 लाख जो कि डाउन पेमेंट है प्लस 34,000 इंटू 12 इंटू 3.5 इसको ऐड करोगे ना, तो वो 1628,000 के बराबर बनेगा। इसलिए क्योंकि ये जो 34,000 की किस्तें हैं इसमें इंटरेस्ट भी शामिल होगा। अब ये सारा सवाल जो है वो आप तभी कर सकते हो जब आपके पास इस तरह के केस वाला सवाल आपने किया हुआ हो, जिसके वीडियो लेक्चर मौजूद होंगे। नहीं है तो मैं बना दूंगा, उसके बाद ही ये सवाल समझ में आने वाले लेवल का, ठीक है ना। अब क्या करोगे, अब आपके पास लोन की अमाउंट आ गई जो कि इंटरेस्ट बगैर की है और आर की वैल्यूज़ भी आ गई, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा P इज़ इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n अपॉन आई, ठीक है। और इसमें हम लिख देंगे 8 लाख इज़ इक्वल्स टू 34,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई, कितना होगा वही ढूंढना है ना, मैं इंटरेस्ट की परसेंटेज हमें ढूंढनी है, लेकिन कंपाउंडेड मंथली है तो आई डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, पावर कितना आएगा? 3.5 साल है, हर साल में 12 महीने तो -42 डिवाइडेड बाई आई डिवाइडेड बाई 12। ये इक्वेशन बन गया। अब क्या ढूंढना है? अब आई ढूंढना है। अच्छा, इसने जो ये बात लिखी हुई है ना, यूजिंग लॉगरिथम्स, पहली बात ये है कि यार इसको लॉगरिथम से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात ये है कि अब कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब आपका पेपर जो है वो MCQ बेस्ड है, तो इसको तो आप भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये इक्वेशन बन गई ना, अब आई ढूंढना है। अब आई अगर ढूंढना है तो या तो नंबर 1 कैलकुलेटर पर ये पूरी इक्वेशन आप लिखो और कैलकुलेटर से आई निकाल लो। दूसरा तरीका जो होता है वो होता है NVT टेबल का इस्तेमाल करना। तो अब हम देखते हैं कि NVT टेबल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, NVT टेबल आपके एग्ज़ाम में अवेलेबल होगा, उसके ऊपर ऐसे सिंबल बना हुआ होगा, ये NVT की इक्वेशन बनी हुई होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा NVT टेबल है। अब NVT टेबल में ये जो बीच में वैल्यूज़ आती हैं ये कहलाती हैं NVT फैक्टर्स, ये कहलाती हैं NVT फैक्टर। ये जो है ये टाइम पीरियड्स हैं और ये जो है ये परसेंटेजेस हैं, ठीक है ना। अब सीधी सिंपल मिसाल लेकर पहले तो NVT टेबल को समझते हैं। मिसाल के तौर पर लेट से एक बंदे ने ईयर 0 पर कुछ लोन लिया और बदले में वो ईयर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 हर साल 100 रुपये पे करेगा। अब अगर कोई आपसे लेट से 10% का इंटरेस्ट रेट है, इसका मतलब ये हो गया कि N3 है, I 10% है, R जो है ना वो 100 है। और अगर कोई आपसे लोन की अमाउंट पूछता है तो हमने पढ़ा है लोन की अमाउंट इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स, तो P जो होगा वो होगा R यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस I यानी कि 10% पावर माइनस N अपॉन 10%। लोन की अमाउंट कितनी आएगी, ठीक है ना। N पता है, I पता है, R पता है, P ढूंढना है। P लोन की अमाउंट होगी, देखते हैं 1.1 की पावर -3 -1, ये जनाब बन जाएगा, लोन की अमाउंट बन जाएगी 248.69, यानी कि आपने 248.69 का लोन लिया होगा, आप 100 रुपये कर रीपे कर रहे हो, 10% का इंटरेस्ट रेट है, N जो है ना वो 3 है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 3 सालों का लोन था, 10% का रेट था, हर साल मैं 100 रुपये जमा कर रहा था और लोन की अमाउंट कितनी थी, 248.69 थी। अच्छा, जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या होता है, वो होता है P इज़ इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस I पावर माइनस N अपॉन I। अब इस चीज़ को हम NVT फैक्टर भी कहते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं P इज़ इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई NVT फैक्टर। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाय R,
इज इक्वल्स टू एनवीटी फैक्टर। बात को समझे, आर लेफ्ट साइड पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि P डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू एनवीटी फैक्टर। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा हम देखते हैं कि हमारे पास जो एनवीटी टेबल होता है वो क्या होता है। देखो, एनवीटी टेबल में एक जगह n लिखा हुआ होता है, ये n की वैल्यूज़ हैं। ठीक है। एक जगह पर I की वैल्यूज़ या इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ होता है, और बीच में क्या होता है, एनवीटी फैक्टर। अब आपके पास किसी सवाल का n मालूम हो, I मालूम हो, तो उसका आप एनवीटी फैक्टर ढूंढ सकते हो। ठीक है ना। इसी तरह से किसी सवाल का अगर एनवीटी फैक्टर मालूम हो, n मालूम हो, तो उसका I ढूंढ सकते हो। इसी तरह से किसी सवाल में अगर आपको I मालूम हो, एनवीटी फैक्टर मालूम हो और n ढूंढना हो, तो n ढूंढ सकते हो। यानी कि ये टेबल क्यों इस्तेमाल होता है, ये टेबल इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर इन तीन में से कोई भी दो चीज़ें आपको मालूम है, तीसरी मालूम करनी हो जाएगी। इन तीन में से कोई भी दो चीज़ें मालूम है, तीसरी चीज़ मालूम करनी हो जाएगी। इन तीन में से कोई भी दो चीज़ें मालूम हो, तीसरी चीज़ मालूम करनी है, हो जाएगी। कैसे होगी देखते हैं। देखो, ये जो हमने एग्जाम्पल बनाई, इस एग्जाम्पल में क्या था कि एक बंदा अगर 248.69 का लोन लेता है तो उसको 100 रुपये वाली 3 किस्तें पे करनी पड़ेगी अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज 10% है और नंबर ऑफ़ ईयर्स 3 है। अब इसको एनवीटी टेबल से इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर लेट से तुम्हारा सवाल ये होता, लेट से तुम्हें P मालूम होता, लेट से सवाल कुछ यूँ था कि एक बंदे ने 248.69 का लिया लोन। वो इसकी 100 रुपये वाली किस्तें पे करेगा, किस्तें 3 साल के लिए पे करेगा। आप बताओ इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज हो रहा है। तो आप करोगे ये कि आपको ये मालूम है ना, इस डेरिवेशन से ये बात मालूम है कि एनवीटी फैक्टर इज़ इक्वल्स टू P ओवर R। P मालूम है, यस, कितना है 248.69। R मालूम है, यस, कितना है 100 है। सो 248.69 डिवाइडेड बाई 100 कितना बन जाता है 2.48। तो अब आपको n मालूम है 3, एनवीटी फैक्टर मालूम है 2.48, मालूम क्या करना है I। चलो टेबल पे जाके देखते हैं कि क्या I आ सकता है, और सही आंसर अगर आया तो वो 10% होना चाहिए, बिकॉज हमने इसी से घुमा फिरा कर सवाल बनाया। तो देखते हैं n3 और 2.48 एनवीटी फैक्टर पर I कितना है। कैसे देखेंगे सर, पहले आप देख लोगे n3 का है, अच्छा यहाँ पर n3 है। इस फिर रो में देखोगे कि एनवीटी फैक्टर 2.48 कहाँ है, अच्छा ये रहा, और इसके ऊपर वाला इंटरेस्ट रेट पढ़ लोगे कितना है 10% है। तो सही आंसर आ रहा है। यानी कि अगर आपको एनवीटी टेबल में n मालूम हो और एनवीटी फैक्टर मालूम हो तो I मालूम हो सकता है। दो चीज़ें मालूम हो तो तीसरी चीज़ मालूम हो जाती है, जो कि यहाँ पर 10% बन रही है। ठीक है। अब हम अपने सवाल पर आते हैं। देखिए, यह हमारा सवाल था, ठीक है ना। इस सवाल में ये P है, ये R है, तो P डिवाइडेड बाय R कितना होगा 8 लाख डिवाइडेड बाय 34,000। सर ये हो जाएगा 23.52। P डिवाइडेड बाय R कितना होगा 23.52। ठीक है। अच्छा, अब n है कितना 42, n कितना है भाई 42, और I की जगह क्या लिखा हुआ है I/12 लिखा हुआ है, और एनवीटी फैक्टर कितना है, एनवीटी फैक्टर जो है ना वो 23.52 लिखा हुआ है। अब इस सवाल में यार मसला ये आ रहा है कि ये जो n की वैल्यू है ये ह्यूज है। हमारे पास ये जो टेबल दिया हुआ है, मैंने इसको जो कॉपी किया है वो मैंने 15 तक कॉपी किया, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे एग्ज़ाम में अगर कोई ऐसा सवाल आएगा जिसमें वो चाह रहा होगा कि मैं एनवीटी फैक्टर यूज़ करवाऊँ, तो उसका जो n आएगा ना वो एक लिमिट के अंदर आएगा। अच्छा, जितना n आएगा उतना तुम्हें ये चार्ट दिया हुआ होगा। हमारे पास अभी मैंने जो पेश किया है 15 तक किया है, वैसे वो 20-30 तक का चार्ट देगा। तो ऐसा सवाल नहीं देगा जिसमें n जो है ना वो 42 हो। लेकिन अगर होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 42 देखते, उसमें फिर हम एनवीटी फैक्टर देख लेते कितना 23.52, और उससे ऊपर वाला आंसर पढ़ लेते। समझ रहे हो। मैं एक काम करता हूँ कि इसमें एक
छोटे n के यूजेज के हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशंस करवा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल बना लेता हूँ ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। बट ये वाला सवाल जो है ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो एनवीटी टेबल आएगा, अगर एनवीटी टेबल से सॉल्व करना हुआ तो वो हो नहीं पाएगा, बिकॉज एनवीटी टेबल जो है वो लिमिटेड होगा। हाँ, कैलकुलेटर पर तो आप चीज़ें पुट इन कर इसको सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर पर आप इस पूरी इक्वेशन को पुट इन कर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन लेट्स मेक अ सिंपल एग्जांपल। लेट्स से एक बंदे ने जो है ना वो कुछ लोन लिया ईयर 0 पर। वो लोन जो है ना वो 2 सालों के लिए लिया, ठीक है ना। इंटरेस्ट की परसेंटेज है 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अच्छा, 6 महीने पे वो किस्त पे करेगा, यानी कि 100 रुपये, फिर 100 रुपये, फिर 100 रुपये, फिर 100 रुपये। अब P इज़ इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n अपॉन आई, ये फॉर्मूला होता। पहले तो ढूंढ लेते इसका लोन कितना होगा। R की जगह 100 आया, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली डिवाइडेड बाई 2 पावर माइनस 4, क्योंकि 2 सालों में 6 महीने 4 बार आ रहे हैं, डिवाइडेड बाई 10% अपॉन 2। P की वैल्यू पहले तो ढूंढ लेते हैं। 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 पावर माइनस 4, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.1 अपॉन 2 इंटू 100, 354.5। यानी कि जनाब इस बंदे ने लोन लिया होगा 354.5। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 10% के रेट पर कंपाउंडेड सेमी एनुअली जो लोन लिया है उसका R जो है ना वो 100 है, और N जो है ना वो 4 है, क्योंकि 2 साल हैं, और मल्टीप्लाइड बाई 2, और लोन की जो अमाउंट है ना वो है 354.5। अब जनाब मैं वैसा ही सवाल बनाता हूँ जैसा हमारे पास ऊपर था। फॉर एग्जांपल हमें इंटरेस्ट की परसेंटेज ना पता हो, हमें पता हो कि हमें R कितना पे करना है, हमें पता हो कि लोन कितना होगा, हमें पता हो कि N कितना होगा। तो हमें ये मालूम है P इज़ इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n अपॉन आई, ठीक है ना। हम पहले क्या मालूम करेंगे, एनवीटी फैक्टर। एनवीटी फैक्टर क्या होता है, P अपॉन R। P अपॉन R यहाँ पर क्या बनेगा, 354.5 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 3.545। ये एनवीटी फैक्टर आ गया। हमें अगर एनवीटी फैक्टर मालूम हो, हमें अगर n मालूम हो, तो हम I ढूंढ सकते हैं। N4 और 3.545 के एनवीटी फैक्टर पर चलते हैं। N4 और 3.545 के करीब तरीन ये है, और इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 5%। सर लेकिन आना तो 10% चाहिए। अब यही बात याद रखो कि यहाँ पर क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली का सवाल था ना, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना वो इस चीज़ की आएगी। लाइक 5% अगर आंसर आ रहा है तो 5% जो आंसर आया होगा वो आया होगा I अपॉन 2 का आंसर। तो I अपॉन 2 अगर 5% है तो I जो होगा ना वो 10% होगा, ठीक है। और ये देखो इस आंसर से मैच कर रहा है। जो यहाँ पर जो चीज़ होगी ना, जो यहाँ पर चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल इसको मैं यूँ भी लिख सकता था ना कि भाई मुझे लोन की अमाउंट पता है वो है 354.5, मुझे सालाना किस्त पता है वो है 100, मुझे इंटरेस्ट की परसेंटेज नहीं मालूम है वो I/2 है, N जो है ना वो 4 है, और मुझे इंटरेस्ट की परसेंटेज मालूम करनी है। तो मैं पहले तो एनवीटी फैक्टर ढूंढ लूँ जो कि 3.545 है, N जो है वो 4 है, और फिर मैं टेबल पे जाके जो है ना वो I/2 की वैल्यू देख लूँ। मैं वापस से दिखाता हूँ, 3.545 और 4 पर I/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, और 3.545 पर I/2 की वैल्यू 5% है, और इस 5% का मतलब ये हो गया कि I/2 5% है, तो I जो है वो 10% होगा। इस तरह से हम अपना एनवीटी टेबल यूज़ करते हैं, और होपफुली इस सवाल में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी जिन्होंने सारी बेसिक चीज़ें समझी हुई हैं। और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कभी भी मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं कल परसों वाले दिन भी इंशाल्लाह इसकी क्वेरीज़ को डिस्कस करूँगा।